जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी लास्ट क्लास है इंशाल्लाह ताला, और आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये है कि जो हमारे सिलेबस में रह गया है वो है कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के हवाले से ये है कि इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं एक तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, और ये एक क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। दूसरा है नो क्लासिकल नो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। और तीसरा जो है वो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है उनके जो हेड हैं उनका नाम है एडम स्मिथ, और ये इकोनॉमिक्स के भी फाउंडर कहलाते हैं। और इन्होंने बुक लिखी थी 1776 के अंदर। 1776 के अंदर इन्होंने बुक लिखी थी, और बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth of nations। तो कुछ लोग इतना बड़ा नाम लेने के बजाय सिर्फ वेल्थ ऑफ नेशंस भी कह देते हैं इसको, वेल्थ ऑफ नेशंस। और पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। मैंने आपको बताया कि ये इकोनॉमिक्स के ऊपर एक फुल फ्लैज बुक यही थी पहली। और ये जो एडम स्मिथ है ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के भी हेड हैं, और एडम स्मिथ, और ये फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स भी यही कहलाते हैं, फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। वैसे बीइंग द मुस्लिम तो हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि उन्होंने हमें इकोनॉमिक्स के बारे में सारी चीज़ें बताई। लेकिन चूँकि ये बुक्स के अंदर अब यही होता है जो नॉन मुस्लिम कहते हैं, तो फिर हमें यही कहना पड़ता है। अच्छा, तो ये क्लासिकल का मतलब है ओल्ड, तो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट यानी सबसे पुराना यही था। और जो जारी सी बात है कि ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के जो हेड हैं वो एडम स्मिथ हैं। तो एडम स्मिथ के जो हैं वो कुछ फॉलोअर्स भी थे। तो वो फॉलोअर्स में एक तो जे एस मिल थे, अगर कहें तो मैं लिख देता हूँ इनके जो फॉलोअर्स थे। फॉलोअर्स ऑफ एडम स्मिथ वो थे उनमें जनाब बहुत सारे लोग हैं। एक उसमें जे एस मिल हैं जो इम्पोर्टेंट है, फिर जे बी से हैं, फिर मॉल्थस हैं, फिर एन डब्ल्यू सीनियर, और रिकार्डो
और F.A. वॉकर, ये वगैरह, ये सारे कहलाते हैं जो कि कौन है, ये फॉलोअर्स ऑफ एडम स्मिथ हैं, या कह लीजिए कि ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो ये हैं। ठीक हो गया जी। तो ये एक्चुअली थे लोग। अच्छा, अब इसमें ये है कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहा। एडम स्मिथ ने ये कहा कि इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। ये एडम स्मिथ की समझ लीजिए कि डेफिनेशन का क्रक्स है। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। तो इसने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो वेल्थ के बारे में बताता है। और इसने क्या किया, इसने फिर इस वेल्थ के हवाले से ही जब वेल्थ की डिस्कशन की तो इसने 4 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की। एक, इसने कहा कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स में जो बात होती है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और फिर एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, और फिर आखिरी कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। तो इसने इकोनॉमिक्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। एक आपके सामने प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ और कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ और कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के हवाले से इसने बताया कि लैंड, चारों फैक्टर्स जो होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, ये 4 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं के दरमियान ही गुड्स एंड वेल्थ का मतलब इसने लिया था, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में इसने कहा था कि रेंट मिल जाता है डिस्ट्रीब्यूट होके, वेज मिल जाती है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ये आता है। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ में इसने ट्रेड की बात की थी, इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से, और इसमें 2 थ्योरी, एक थ्योरी जो इसने दी थी एडम स्मिथ ने वो थी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, और एक थ्योरी जो रिकॉर्डो ने दी थी वो है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। रिकॉर्डो जो है वो भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, चूँकि हमारे सिलेबस में ट्रेड थ्योरीज नहीं है तो इसलिए मैं इस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ ने दी थी, और ये जो थी ये डेविड रिकार्डो ने दी थी। रिकार्डो मैंने अभी आपको बताया कि वो इनका क्या है, फॉलोअर है। तो ये इसका मतलब दोनों थ्योरीज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ही दी थी। ये आप चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले पढ़ चुके हैं, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के अंदर आते हैं। और ये इनकी चारों फैक्टर्स की प्राइसेस भी आप पढ़ चुके हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और कंजम्पशन ऑफ वेल्थ के हवाले से भी आप लोग ने पूरा चैप्टर पढ़ा था कंजम्पशन ऑफ वेल्थ के हवाले से। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि कैसे लोगों को खर्च करना चाहिए, और उसमें मैक्रो लेवल पे भी पढ़ा था, माइक्रो लेवल पे भी पढ़ा था। तो माइक्रो लेवल के ऊपर आपने यूटिलिटी अभी पढ़ा है, और फिर आपने कंजम्पशन के बारे में पढ़ा था, जैसे एपीसी,
MPC वगैरह, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये क्लियर होगी आपको। ये डेफिनेशन है, बाकी नोट्स मैंने आपको इसके दिए हुए हैं, आप मज़ीद इसकी डिटेल पढ़ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो है नो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, और इसके हेड के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उनका नाम है डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल। ये वही मार्शल है जिसने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई दिए थे, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल। ये न्यो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के हेड भी हैं, ठीक है जी। न्यो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के हेड हैं ये। और जाहिर सी बात है, कोई हेड होता है तो उसके कोई फॉलोअर्स भी होते हैं। इन्होंने 1800 1890 में 1890 में बुक लिखी थी इकोनॉमिक्स के ऊपर, और उस बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये किताब का नाम था जो 1890 में लिखी थी अल्फ्रेड मार्शल ने। और इसकी इनकी जो इन्होंने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की थी, बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, लेकिन हम इसको इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखते। आपके पास किताब में नोट्स में मैंने दी हुई, वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन इसने कहा क्या था उसके अंदर, इसने कहा था कि इकोनॉमिक्स, इसने क्या कहा था, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मटेरियल वेलफेयर, ये इसने इकोनॉमिक्स के बारे में कहा था। इकोनॉमिक्स इज़ ए साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। समझ आ गई? इसका मतलब ये है कि इंसानों की अगर वेलफेयर हो मटेरियली, तो वो कौन है, वो क्या है, वो फिर इकोनॉमिक्स कहलाती है। मैं डिटेल पे डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि आज लास्ट लेक्चर है, मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसके फॉलोअर्स कौन कौन थे? फॉलोअर्स ऑफ मार्शल, जी, तो फॉलोअर्स ऑफ मार्शल कौन कौन थे, उनके नाम मैं थोड़े से लिख देता हूँ। एक का नाम था कैनन, पेरिटो, पीगो, जेबी क्लार्क, क्लार्क, और भी लोग थे जो कि इसके फॉलोअर्स थे। ये मेन लोग हैं जो कि फॉलोअर्स थे किसके भला, किसके, मार्शल के। ठीक हो गया। अच्छा, और मार्शल के बाद आगे चलें तो तीसरे नंबर पे आते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्रोफेसर लॉयनल रॉबिन्स, LIONEL, लॉयनल रॉबिन्स। ये इन्होंने 1931 में किताब लिखी थी, और किताब का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक साइंस, ये इसकी बुक का नाम था, रॉबिन्स की किताब का नाम था। और इसने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहा? इसने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ scarce resources, scarce resources and
चॉइस। ये जो मैंने लिखी है ना सारी, ये एक्चुअली क्रक्स है उनकी डेफिनेशंस का। एग्जैक्ट डेफिनेशंस आप नोट्स में से देख लीजिएगा। ये उनकी डेफिनेशन का क्या है, क्रक्स है। जैसे इसने कहा कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर, ये मटेरियल वेलफेयर पे बात करता है। ये कहता है कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ स्केयर रिसोर्सेज एंड चॉइस। और दुनिया में आज तक जितनी भी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस हुई हैं, उनमें से सबसे बेहतर डेफिनेशन जो है वो यही समझी जाती है। किसकी डेफिनेशन समझी जाती है? लॉयनल रॉबिन्स की डेफिनेशन जो है सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। किसने दी है? लॉयनल रॉबिन्स ने। और वो उसका क्रक्स क्या है कि उसने कहा इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज एंड चॉइस, या इन अदर वर्ड्स इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस। तो ये है 3 स्कूल ऑफ थॉट के बारे में कहानी, जिसमें आप इकोनॉमिक्स के बारे में इन लोगों के व्यूज़ देख सकते हैं कि ये क्या है। तो ये क्लियर होगी बात। इसका मैंने अब आपको जस्ट ओवरव्यू दिया है कि ये क्या है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये मज़ीद डिटेल आपने किताब में से नोट्स जो मैंने दिए हैं उसमें से आपने उसको देख लेना है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट क्या है सिलेबस में आपके, वो भी ज़रा देख लेते हैं। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भाई एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज एंड वांट्स। अच्छा, एक चीज़ और जहन में रखें कि जो रॉबिन्स की इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है ना, उसमें उसने ये कहा था कि इंसानों की जो वांट्स है ना, वो उनकी रिसोर्सेज से ज़्यादा है। और इस चीज़ को रॉबिन्स ने ये कहा था, कि मैं आपको रॉबिन्स की बात दोबारा बता रहा हूँ। रॉबिन्स ने ये कहा था कि इंसानों की जो वांट्स हैं वो ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज कम हैं। और इस चीज़ को उसने क्या नाम दिया था? इस चीज़ को उसने कहा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। और उसने कहा था कि दुनिया के हर शख्स को यही मसला है। कोई भी शख्स हो दुनिया का, उसका यही मसला है कि उसकी वांट्स ज़्यादा हैं और उसके रिसोर्सेज कम हैं। और उसकी सारी ज़िंदगी इसी चीज़ पे गुजर जाती है कि रिसोर्सेज को वो क्या करे, बढ़ाए। और रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए वो अपनी तगोदो करता रहता है। समझ गए? और वांट्स के हवाले से उन्होंने ये कहा था कि अनलिमिटेड वांट्स हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं। नंबर 2 उन्होंने कहा था कि वांट्स जो हैं, वांट्स आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, यानी तमाम वांट्स की इम्पोर्टेंस भी एक जैसी नहीं है। नंबर 3 इन्होंने कहा था कि रिसोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो स्केर्स हैं। और फिर अगली बात कही थी कि रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये 4 बातें एडम स्मिथ की डेफिनेशन में इम्पॉर्टेंट हैं। 2 वांट्स से रिलेटेड हैं, ये 2 वांट्स से रिलेटेड हैं, और 2 रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं। तो इसमें तो आपको बात समझ में आती है कि वांट्स अनलिमिटेड हैं, उसका तो कोई इंतहा ही नहीं है, जिस मर्ज़ी से पूछ लें वो आपको एक पूरी लिस्ट दे देगा। और फिर वांट्स बार बार जनरेट होती हैं, एक दफ़ा पूरी हो जाए फिर दोबारा जनरेट हो जाती हैं। और वांट सारी एक जैसी इंपॉर्टेंस भी नहीं रखती हैं, कोई वांट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ वांट्स जो हैं वो कम इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना जी। रिसोर्सेज के हवाले से, रिसोर्सेज स्केर्स हैं। स्केर्स मैंने आपको पहले भी समझाया था। स्केर्स का मतलब स्केर्सिटी से है।
स्केर्स का मतलब ये होता है कि पीपल डू नॉट हैव, स्केर्स का मतलब क्या है, पीपल डू नॉट हैव एज मच एज दे वांट टू हैव। ठीक है जी, जितना वो चाहते हैं अगर उतना ना हो तो वो स्केर्स होता है। और फिर आगे है कि जो रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। इसको आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, तो आप कहते हैं जी फॉर एग्जांपल कि जी मेरे पास 100 रुपया है, ये आपके रिसोर्स है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी वांट्स क्या क्या है, तो आप कहते हैं जी कि मेरी वांट्स है एप्पल है, ये मेरी पहली वांट है। नंबर 2, मैं मेडिसिन ख़रीदना चाहता हूँ। नंबर 3, मैं बुक ख़रीदना चाहता हूँ या चाहती हूँ। नंबर 4, मैं सिनेमा में जाना चाहता हूँ। ये 4 वांट्स हैं। अब देखें आपको नज़र आ गया कि रिसोर्सेज और ये वांट्स जो हैं उसमें फ़र्क देख लें तो आपको नज़र आएगा कि वांट्स जो हैं वो रिसोर्सेज से क्या है, ज़्यादा है। वांट्स 4 हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जैसे अभी मैंने कहा कि रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। यानी इस 100 रुपये का एक यूज़ ये है कि आप एप्पल ख़रीद लें, या आप ये ख़रीद लें, या आप ये ख़रीद लें, या आप ये ख़रीद लें। तो एक नहीं है कि 100 रुपये की एक चीज़ ही नहीं आती है, उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। लेकिन ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी चीज़ ख़रीदते हैं या कौन सी नहीं ख़रीदते हैं, तो उसका यूज़ एक नहीं है। तो अब आप से पूछा जाएगा जी आप कौन सी चीज़ ख़रीदेंगे। तो फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी कि मेरे नज़दीक फॉर मिस्टर ए, वो कहता है कि मुझे जो है वो मेडिसन जो है मेरे लिए पहले नंबर पे है। तो ये उसके नज़दीक जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। फिर उससे पूछते हैं दूसरे नंबर पे क्या है, तो वो कहता है दूसरे नंबर पे मेरे लिए बुक्स हैं, तो ये दूसरे नंबर पे है। समझ गए। फिर उससे पूछते हैं कि आपके नज़दीक तीसरे नंबर पे क्या है, तो वो कहता है तीसरे नंबर पे ये है, और चौथे नंबर पे ये है। ये किसी एक बंदे ने आपको बताई अपनी वांट्स की इम्पोर्टेंस कि कौन सी आप पहले पूरा करना चाहेंगे। तो आप देखें कि अगर आपने 100 रुपया है तो 100 रुपये से तो सिर्फ एक चीज़ ही इन चारों में से आ सकती है। और फ़र्ज़ करें कि आपने एप्पल ख़रीद लिया, सॉरी मेडिसिन खरीद ली। तो मेडिसिन जब आपने ख़रीद ली तो अगर आप मेडिसिन ना ख़रीदते तो फिर आप क्या ख़रीदते। तो दूसरे नंबर पे देखें क्या चीज़ है, दूसरे नंबर पे बुक्स हैं। तो आप कहेंगे जी दूसरे नंबर पे तो बुक्स हैं, तो फिर इस मेडिसिन को ख़रीदने की जो कॉस्ट है ना, जिसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट भी समझिए जिसे हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो अब आपने अगर ये ख़रीद लिया है, मेडिसिन ख़रीद ली है, तो उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, वो बुक है। इसका मतलब मेडिसिन को ख़रीदने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बुक है। यानी बुक्स जो हैं, बुक्स आर दी, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ओसी कह देते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग मेडिसिन। यानी मेडिसिन को ख़रीदने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बुक्स हैं। तो आपने सेकंड नंबर पे देखना है, जो आपके सेकंड नंबर पे होगा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा उस चीज़ की। समझ गए। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे क्या आ रहा था, बुक्स था ना। तो इसको ख़रीदने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है, यानी यहाँ पे ये था ना कि कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो इसका पहले का नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव 2 ये है, फिर अगर देखें तो फिर ये है, फिर देखें तो फिर ये है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि यू हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, you have 4 opportunities, this, but you are purchasing medicine, and after the medicine if you can purchase, because you can't purchase
ऑल द थिंग्स फ्रॉम 100 रुपीज़। आप इनमें से कोई एक खरीद सकते हैं और सब फर्ज कर लें 100 रुपये की आती हैं, या तो 100 रुपये की मेडिसिन लेंगे तो फिर बाकी कुछ नहीं बचेगा, 100 रुपये के सेब खरीदेंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो आपने कहा जी मुझे तो मेडिसिन चाहिए, तो मेडिसिन नया खरीदते तो फिर आपसे पूछते हैं फिर क्या खरीदते, तो वो कहते हैं बुक्स खरीदते। तो इसका मतलब इस वक्त मेडिसिन खरीदने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, वो बुक्स है, क्योंकि बुक्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है। बुक्स क्या है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है। जो भी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने आपको इस एग्जांपल से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी समझा दिया, और ये भी समझा दिया कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो देखें और उसके यूजेस देखें क्या क्या हैं, और यहाँ पे वांट्स भी देखें कि वांट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं रिसोर्सेज से। और अगली बात, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। और यानी एक 100 रुपया ये रिसोर्स है ना, तो इसका यूज़ क्या है? एप्पल खरीद लो, एक यूज़ ये है कि मेडिसिन खरीद लें, एक यूज़ ये है कि बुक खरीद लें, एक यूज़ ये है कि सिनेमा टिकट खरीद लें। तो यूजेस ये नहीं है कि अगर किसी का अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है तो उसकी फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं है। समझ गए ये बात? तो यहाँ तक आपको समझ आ गया हाउ यू वुड एलोकेट योर रिसोर्सेज टूवर्ड्स डिफरेंट वांट्स। तो ये अगला टॉपिक यही था कि एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज एंड वांट्स, ये मैंने आपको इसी के अंदर समझा दिया है, क्योंकि इसका ताल्लुक रॉबिन्स की डेफिनेशन के साथ ही है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज को देखते हैं, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर देखते हैं, यूटिलिटी जैसे आपने भी देखा, फिर कंजम्पशन देखते अपना क्या कहते हैं, एक फर्म का बिहेवियर देखते हैं, एक इंडस्ट्री का बिहेवियर देखते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज देखते हैं जो मुल्की लेवल पे होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, ये सारे मैक्रो इश्यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था इसके अंदर टर्मिनोलॉजी, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, ये मैं पहले समझा चुका हूँ आप लोगों को। अगला टॉपिक है कि बेसिक इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट्स, ये भी मैं आपको बहुत अभी समझाया बेसिक स्कूल ऑफ थॉट्स कौन कौन से। इसमें एक स्कूल ऑफ थॉट और भी है जिसको हम केन्स की बात करते हैं, जेएम केन्स, केन्स की बात करते हैं। ठीक है ना जी, केन्स की बात करते हैं। तो ये जे एम केन्स, तो जे एम केन्स जो है ये भी बहुत बड़ा नाम है, और एक्चुअली ये तो एडम स्मिथ तो फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स है, लेकिन जो फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो जे एम केन्स है। ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आपको? तो केन्स के बड़ी कंट्रीब्यूशन है किसके अंदर भला, इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये अ, जो केन्स ने बुक लिखी थी एक 1936 के अंदर, केन्स की बुक का मैं बता दूं, केन्स की बुक का यहाँ लिख देते हैं, उसका नाम था द जनरल जनरल थ्योरी। नॉर्मली इसे जनरल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन पूरा नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये पूरा नाम है किताब का केन्स की, और ये 1936 में लिखी गई थी। ठीक है, 1936 के अंदर। उसके बाद जाहिर सी बात है केन्स के फिर फॉलोअर्स भी बहुत सारे आए, तो उन्हें केन्जियंस कहते हैं। तो ये है जी स्टोरी। तो ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको?
अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा मतलब चीज़ें हैं जो कि समझने वाली। अच्छा, अब जो है वो ये कि और देखते हैं सिलेबस में क्या चीज़ रह गई। और जनाब, हाँ, उसके बाद इसमें एक और टॉपिक है जिसमें हम कहते हैं मेजर इकोनॉमिक सिस्टम्स। ये भी मैं समझा देता हूँ, लेकिन मैं ये ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। मेजर इकोनॉमिक सिस्टम्स, तो चार हैं जी मेजर इकोनॉमिक सिस्टम्स। पहला है कैपिटलिज्म, दूसरा है सोशलिज्म, तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, और चौथा है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। ये चार क्या हैं? ये इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं जो दुनिया में प्रिवेल करते हैं। अच्छा, इसमें जो कैपिटलिज्म है, ये इसका इसका सबसे बड़ा हामी अमेरिका है, और जो दूसरी तरफ है सोशलिज्म, उसका सबसे बड़ा हामी, यानी इसका जो सबसे बड़ा हामी है वो यूएसए है, और इसका सबसे बड़ा हामी यूएसएसआर है, जिसको आजकल हम रशिया कहते हैं। अच्छा, कैपिटलिज्म जो है वो डिमांड एंड सप्लाई सिस्टम है, डिमांड एंड सप्लाई बेस सिस्टम। और यानी इसका मतलब ये है कि मार्केट फोर्सेस के ऊपर जो बेस करता है। और आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई जो है टोटली सेल्फिशनेस पे बेस करते हैं। कि लॉ ऑफ डिमांड भी कंज्यूमर को ये बताता है कि चीज़ महंगी हो तो कम ख़रीदो, और सस्ती हो तो ज़्यादा ख़रीदो। और इस तरीके से वो लॉ ऑफ सप्लाई भी ये बताता है सेलर को कि जब चीज़ महंगी हो तब बेचो, और जब सस्ती हो तो ना बेचो। इसलिए कैपिटलिज्म जो है वो सेल्फिशनेस पे बेस करता है। लेकिन ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम जो है वो प्राइस मैकेनिज़्म है, जो अभी आपने पढ़ा हुआ है, मार्केट मैकेनिज़्म। ठीक है ना जी? तो एक्चुअली ये जो सिस्टम है ये किस पे बेस करता है? ये सप्लाई और डिमांड पे बेस करता है। ठीक है, और इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है, यानी प्रॉफिट बेस्ड है। इसमें आप प्रॉफिट को देख के डिसीजन करते हैं। और इस सिस्टम के अंदर कंज्यूमर जो होता है वो किंग होता है। जो कंज्यूमर चाहेगा पैसा देगा, वो चीज़ बन जाएगी, चाहे हिरवन ही क्यों ना होगा, जाली अद्वियात ही क्यों ना हो। तो इसमें कंज्यूमर की सोवरेनिटी होती है। कंज्यूमर जो चाहता है वो बनता है, प्रॉफिट की बेस पे चलता है। प्राइस मैकेनिज्म होता है इसके अंदर। ठीक है ना जी? इस सिस्टम के अंदर यानी मार्केट फोर्सेस बेस है, और इसके अंदर प्राइस सिग्नलिंग है। प्राइस के मुताबिक, प्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा ये सिस्टम जो है ये इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बेस करता है। ठीक है ना जी? इंडिविजुअलिज्म, और हर इंडिविजुअल अपने प्रॉफिट को, अपने बेनिफिट को देखता है। तो ये है कैपिटलिज्म। दूसरी तरफ इसके अंदर एक चीज़ और ज़हन में रखें कि इसमें नो और लिमिटेड रोल होता है किसका? गवर्नमेंट का। तो इसका मतलब ये सारा जो सिस्टम है, जो कैपिटलिज्म है, ये प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बेस करता है, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। और प्राइवेट सेक्टर में दो ही हैं, कंज्यूमर्स, और दूसरी तरफ कौन है? प्रोड्यूसर्स, यानी डिमांड, और दूसरी तरफ क्या? सप्लाई। तो ये प्राइवेट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर का या तो इकोनॉमी के अंदर कोई गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट का इकोनॉमिक्स के अंदर या इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कोई रोल नहीं है, या लिमिटेड रोल है। और अगर है भी तो वो लॉ एंड ऑर्डर है गवर्नमेंट का काम, लॉ एंड ऑर्डर देखना और डिफेंस देखना अपने मुल्क का। ये है जी कैपिटलिज्म। दूसरी तरफ सोशलिज्म है। इसके अंदर नो प्राइवेट सेक्टर,
ये बिल्कुल उसके एक्सट्रीम है, एक और उलट है। इसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं होता, उसमें होता ही प्राइवेट सेक्टर है कैपिटलिज्म में। इसमें सारा कौन करता है, इसमें ऑल इज पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट, यानी इसमें सारी चीज़ें कौन देख रहा है, गवर्नमेंट देखती है। यानी इसके अंदर नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसमें किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। नो प्राइवेट बिजनेस, कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं होता। यानी प्राइवेट सेक्टर ही नहीं है तो फिर प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर ही नहीं है तो प्राइवेट बिजनेस भी नहीं है। इसमें सारे फैसले सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड करता है, सीपीबी, सेंट्रल सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड होता है, ये करता है। ठीक है जी। इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, इसमें गवर्नमेंट ही हर चीज़ के डिसीजन करती है, क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। यानी ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट। तो ये एक एक्सट्रीम है। ये भी एक्सट्रीम है कि इसके अंदर सारा का सारा कौन होता है, कि इसके अंदर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता है। ये भी एक्सट्रीम है कि इसके अंदर है ही प्राइवेट सेक्टर कैपिटलिज्म के अंदर। और ये क्या है, इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, गवर्नमेंट। यानी इसके अंदर सारे डिसीजंस गवर्नमेंट करती है। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। और आपको अगला अब सिस्टम समझ में आ गया होगा कि सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर पब्लिक सेक्टर भी मौजूद होता है और प्राइवेट सेक्टर भी मौजूद होता है। जैसे कि हमारे मुल्क में जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में हमें गवर्नमेंट के इदारे भी नज़र आते हैं और प्राइवेट इदारे भी नज़र आते हैं आपको बहुत सारे, है ना। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। अच्छा, और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इस्लाम तो मियाना रवि का दर्स देता है ना। तो ये जो पहले दो सिस्टम्स हैं ये मियाना रवि के ऊपर तो बेस नहीं करते। ये दोनों, ये तो एक्सट्रीम सिचुएशन है कि एक में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है और एक में सिर्फ पब्लिक सेक्टर है। तो इसका मतलब है कि इस्लामिक जो होगा सिस्टम वो किसके करीब होगा, वो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम के करीब होगा। तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम भी क्या है, ये भी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ही है। दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बट विद इन द rules of halal and haram and sharia, यानी शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके मुताबिक अगर हम मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को अप्लाई कर दें तो हलाल और हराम की तमीज़ के साथ शरीयत के मुताबिक, तो समझ लें कि वो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, वही मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम बन जाता है। समझ गए? तो ये मैंने आपको चारों सिस्टम्स का एक ओवरव्यू दे दिया है। तो चीज़ डिटेल जो है वो अब आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, आखिरी टॉपिक जो इस चैप्टर में रह गया है वो है पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ भी कहते हैं, या प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, यानी पीटीसी। तो पीपीसी shows the various combinations of two goods which
an economy can produce after the full utilization of available resources। ये है जी इसकी डेफिनेशन। अब आप इसके नाम में देखें पॉसिबिलिटी है, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को शो करने वाला कर्व। और पॉसिबिलिटी के लिए एक इंग्लिश में जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो कैन होता है। जैसे आप कहते हैं कैन आई कम, तो मतलब इसका मतलब ये है कि इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी टू कम, या कैन यू डू दिस, क्या आप ये कर सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी है। तो कैन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। इसमें ये बता रहा है कि इसमें वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं टू गुड्स के जो कि एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन कैसे कर सकती है कि उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनकी फुल यूटिलाइजेशन अगर कर ली जाए तो पीपीएफ बनता है। अब मैं पीपीएफ बना के दिखा दूं, ये भी बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है लेकिन हम इसको डिटेल में नहीं करते, एक व्यू दे देते हैं आपको। ये पीपीएफ है। अब इसमें आप ये कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर लें, ये कर लें, ये कर लें, कोई भी कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर लें, ये कर लें, कोई भी कर लें जो मैंने डॉट्स लगाए हैं। तो पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट्स ऑन दी पीपीएफ जो है वो शो करते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है जी। अच्छा, पॉइंट्स, ये था पॉइंट्स ऑन द पीपीएफ। पॉइंट्स बिलो द पीपीएफ ये शो करते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हैं, तो ये ए पॉइंट जो है इसका मतलब ये है कि आप वाई के और एक्स के इतने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, तो इस पॉइंट पे आ जाएं तो फुल यूटिलाइजेशन होगी। और इस जगह पे आप, इसका मतलब ये है कि आप एक्स के तो इतने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वाई के इतने कर रहे हैं ए पॉइंट के ऊपर, लेकिन इसके मुताबिक आप वाई के कम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो वाई के ज़्यादा यूनिट मज़ीद प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। या ए पॉइंट से आप इस पॉइंट पे चले जाएं, यानी इधर से इधर या इधर से इधर चले जाएं, तो इसका मतलब ये है कि वाई के आप कितने यूनिट्स कम प्रोड्यूस कर रहे थे एक्स के, सॉरी, तो आप एक्स के x2 यूनिट मज़ीद प्रोड्यूस कर सकते थे। तो ये आप नहीं कर रहे हैं अगर आप इस जगह पर हैं, इस जगह पर, समझ रहे हैं ना। अगर आप इस जगह पे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इतने एक्स के यूनिट कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ से इस पे चले जाएं, यानी ए से बी पर चले जाएं या ए से सी पर चले जाएं, तो दैट शोज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तो इधर वाई के ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस किए जा सकते थे, इधर एक्स के किए जा सकते थे, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। तो इतना इतना गैप है, ये गैप है वाई के लिहाज से, ये गैप है एक्स के लिहाज से। या यहाँ से आप इधर भी जा सकते हैं, इस जगह पे भी जा सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर ऑन द पीपीएफ जा सकते हैं आप। तो आप अगर नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब आपने रिसोर्सिस को ही सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो रिसोर्सिस को यूटिलाइज करेंगे तो आप गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे ना, वाई और एक्स को। रिसोर्सिस का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज है। रिसोर्सिस से ही गुड्स प्रोड्यूस होनी है ना, वो नहीं हो पा रही। लेकिन अगर आप ऑन द पीपीएफ है तो इसका मतलब आपने अपने रिसोर्सिस को फुल यूटिलाइज किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर हैं फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट, और ये पॉइंट ई पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट जो है ये अबव द पीपीएफ है। और पॉइंट अबव द पीपीएफ का मतलब ये है कि आपने क्या किया, आपने ओवर यूटिलाइजेशन किया है किसकी भला, रिसोर्सेज की। तो जब आप ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे तो आप पीपीएफ से ही बाहर चले जाएंगे। तो ये पॉइंट ई जो है इसको शो कर रहा है, और ये पॉइंट
ए जो है इसको शो कर रहा है, लेकिन पॉइंट बी और पॉइंट सी जो है वो फुल यूटिलाइजेशन को शो कर रहे हैं, ये 2 पॉइंट्स। लेकिन इसके अलावा ये भी फुल यूटिलाइजेशन है, ये भी फुल। ऑन द पीपीएफ किसी भी जगह पे चले जाएं, फुल यूटिलाइजेशन है। बिलो द पीपीएफ अंडर यूटिलाइजेशन है। अबव द पीपीएफ जो है वो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। तो ये समझ आ गई। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर ये y है और ये पीपीएफ है आपके पास। तो अगर आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पर आपने y के इतने और x के इतने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, तो ये फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या रिसोर्सेज हैं वो 100 हैं, तो 100 के 100 आपने इन दोनों की आउटपुट में लगा दिए हैं। अब आपके पास मज़ीद रिसोर्सेज नहीं है, और अगर आप x का एक यूनिट मज़ीद पैदा करना चाहते हैं या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसका एक ही हल है कि आप y के यूनिट्स पहले से कम प्रोड्यूस करें। तो y के यूनिट जब पहले से कम प्रोड्यूस करेंगे तो इसमें से जो रिसोर्सेज लगे होंगे इसकी प्रोडक्शन में, वो इसकी प्रोडक्शन में लगाने पड़ेंगे। तो जब, क्योंकि आपके पास टोटल रिसोर्सेज जितने थे आपने इधर लगा दिए थे एक पॉइंट, तो बी पॉइंट पर अगर आपने x का एक यूनिट मज़ीद प्रोड्यूस करना है तो y के यूनिट्स कम करेंगे, और y में से जो रिसोर्सेज निकलेंगे वो x की प्रोडक्शन में लगाएंगे, तो तब आप x को मज़ीद प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो y के यूनिट्स छोड़कर आप x के यूनिट्स मज़ीद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये x का एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए y के जितने यूनिट आप छोड़ रहे हैं, ये x को प्रोड्यूस करने की एक कॉस्ट है जो आपको बियर करनी पड़ रही है कि इसको कम प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। और इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिर दोबारा से कह सकते हैं कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस वन। तो y के यूनिट्स, y की यूनिट को प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आप x के यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए आपको y के यूनिट्स को क्या करना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है। तो ये आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ऑफ व्हाट, ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट ऑफ x1। तो टू प्रोड्यूस वन यूनिट of x1 we have to give up the production of y। तो हमें प्रोडक्शन ऑफ y को गिव अप करना पड़ेगा, और उसमें से जो रिसोर्सेज निकलेंगे वो x1 की प्रोडक्शन पे लगाएंगे, क्योंकि ए पॉइंट पर जितने रिसोर्सेज थे वो सारे लग गए हैं। अब आप कहते हैं मैं एक यूनिट और x का प्रोड्यूस करना है, तो कर नहीं सकते क्योंकि रिसोर्सेज तो मौजूद ही नहीं है। यू हैव यूटिलाइज फुल ऑफ योर रिसोर्सेज, आप फुली यूटिलाइज कर चुके हैं। जब फुली यूटिलाइज कर चुके हैं तो एक पॉइंट पर जब आप यहाँ पे आ चुके हैं, अब आपके पास कोई और मजीद रिसोर्स नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप x का एक यूनिट और प्रोड्यूस कर लें। तो आपके पास एक ही हल है कि आप y के अंदर जितने भी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे होंगे y की प्रोडक्शन के अंदर, उनमें से कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को निकाल के x की प्रोडक्शन में लगाएं ताकि x के यूनिट्स बढ़ें। तो उसके नतीजे में जब आप y की प्रोडक्शन में से निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, ये रिसोर्सेज को, तो उसकी आउटपुट में कमी आएगी। तो जो कमी आएगी वो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी, x1 को मजीद एक यूनिट प्रोड्यूस करने की। ठीक हो गया जी। तो ये है। अच्छा, अगली बात ये है कि अगर किसी मुल्क के अंदर कोई मुल्क तरक्की कर जाता है तो उसकी पीपीएफ जो होती है वो शिफ्ट करती है, ये ऐसे, यानी उसके अंदर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, यानी उसका मतलब पहले वो अगर एक्स के इतने यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है तो अब इतने कर रहा है, पहले वाई के इतने कर रहा है तो अब इतने कर रहा है। तो उसके वाई के उसकी जो ग्रो करने की वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट करता है, यानी पीपीएफ कर्व जो है वो शिफ्ट करता है अपवर्ड ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ, या कोई मुल्क इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर जाती है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप यहाँ से एक चीज़ और देख लें, ये फॉर एग्जांपल QX है, ये QY है और ये PPF है। अगर मैं आपसे कहूँ
इसकी स्लोप बताइए। तो आपको पता है कि स्लोप का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। तो राइज पर क्या है, वाई है, और रन पर क्या है, एक्स है। तो दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ पीपीएफ। तो स्लोप ऑफ द पीपीएफ इज चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, और इसको इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। Product transformation, MRPT. So MRPT is the slope of PPF. MRPT is the slope of PPF. ठीक हो गया जी। तो ये है जी स्टोरी यहाँ तक। अच्छा जी सर, ये नेम याद करने हैं जी, याद करने हैं सर जी। मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को कहते हैं, हाँ जी उसी को ही कहते हैं। ठीक है जी। तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के साथ अच्छा वक्त गुजरा। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियां दें और आप लोग इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लें, आपकी पोजीशनें आएँ, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। सो विद बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।